परिवहन विभाग की 44 सेवाएं हुई ऑनलाइन। घर बैठे बनवाएं लर्निंग लाइसेंस। चालान होने पर घर बैठे कैसे करें भुगतान। वाहन पोर्टल पर कैसे अपडेट करें मोबाइल नंबर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान आई हैं, सभी का परिचय कराते हैं। सीतापुर एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी जी आज बहुत सारे सवालों का जवाब देंगी। पहले तो आपका स्वागत है। नया साल, नई उम्मीदें। 2025 में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि क्या उन्हें मिलने वाला है, और परिवहन विभाग के पिटारे में आम जनों के लिए क्या कुछ है। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरा पहला सवाल ये है कि 2025 में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं विभागों में, और ऑनलाइन पे जब सारी व्यवस्था होती जा रही है तो परिवहन विभाग अपने वाहन चालकों के लिए, मालिकों के लिए और आम जनों के लिए क्या कुछ सुविधाएं देने जा रहा है। परिवहन विभाग सन 2025 में कम्प्लीटली ऑनलाइन होने जा रहा है। इसमें जैसे डीएल के लिए, डीएल सर्विसेज के लिए सारथी पोर्टल है, वाहन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए वाहन पोर्टल है, और इस पे आप सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसमें अभी तक जो चालान का भुगतान होता था वो ऑफिस आ करके कैश के माध्यम से ही किया जाता था, तो वो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। उसमें लोग यूपीआई से भी अपने जो है चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, उनको ऑफिस आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सुविधाएं मिलने वाली है। जी। चलिए, ये सुविधा हो गई। चूंकि ऑनलाइन पर पूरा व्यवस्था निर्भर होती जा रही है, ऐसे में परिवहन विभाग जो पूरी तरीके से 2025 में ऑनलाइन होने जा रहा है, ये माला वाजपेयी जी का कहना है। एआरटीओ विभाग का नाम आते ही जहन में बड़े सारे सवाल आने लगते हैं, क्योंकि पूर्व में एआरटीओ विभाग आपका तमाम सवाल रहे हैं इससे, और तमाम विवाद भी रहे हैं, जिसको लेकर खासकर हम दलाली प्रथा की बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें क्या खत्म हो गई? देखिए, परिवहन की जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो वाहन से रिलेटेड हो या सारथी से रिलेटेड हो, मतलब डीएल से हो या अपने व्हीकल से रिलेटेड हो, सारी की सारी सेवाएं लगभग ऑनलाइन हो चुकी हैं। लोग यदि चाहें तो ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो किसी की सेवा लेना चाहते हैं तो ये उनका स्वैच्छिक है कि वो ले रहे हैं। तो ऐसे में किसी की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। वो ऑफिस आएँ और ऑफिस में सीधे अपना काम कराएं, काउंटर पर जा कर के अपना काम कराएं। कोई समस्या आती है तो वो मुझसे मिलें। और लगभग 44 सर्विसेज हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी हैं, जिसमें 25 सर्विसेज जो है डीएल से रिलेटेड है, 11 सर्विसेज वाहन से रिलेटेड हैं, और 8 सर्विसेज जो है परमिट की हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन की जा चुकी हैं। जो मुख्य सर्विसेज हैं, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस से कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आप घर बैठे बना सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में किसी भी बिचौलिए की आपको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो डिजिटल लिटरेसी है उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची है जिस लेवल पे की हम अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति को जानकारी होगी। लोगों को नहीं जानकारी होती है, ऐसे में वो साइबर कैफ़े के माध्यम से, जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जाते हैं, जहाँ पर उनसे कभी कभार अधिक पैसे की डिमांड की जाती है। तो ऐसे में मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग अपना कार्य स्वयं करने की कोशिश करें, यूपीआई के माध्यम से करें या जैसे भी करें, अपने आप स्वयं करें। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत बड़ी सलाह भी है कि आप अगर स्वयं काम करते हैं, जब सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो ऐसे में जो पूर्व के तमाम आरोप लगते थे परिवहन विभाग पर कि दलालों के माध्यम से ही काम होता है, अब वो सब गुजरे ज़माने की बात होने लगा है। मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे लाइसेंस को लेकर के, तो लाइसेंस का पैमाना क्या है, और जैसे जो लोग बनवाने आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, उनके लिए क्या कुछ आप जानकारी देंगी? जैसे लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई करेंगे तो लर्निंग के लिए 350 रुपये फ़ीस निर्धारित हैं, और वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आधार के माध्यम से, ई-केवाईसी के माध्यम से। तो ऐसे में जब वो अप्लाई कर देंगे तो हमारे ऑफिस से उनका स्क्रूटनी ऑनलाइन ही हो जाएगा। उनके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP के माध्यम से वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे
और उनका लर्निंग लाइसेंस अगर वो पास होते हैं तो ऐसी दशा और उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया होता है तो वो जो है ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा, उसमें ऑफिस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन अब जैसे मैंने एक बात कही कि वायलेशन नहीं किया होता है, वायलेशन में क्या 3-4 चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति अपना टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है, उसी टाइम पे वो इधर उधर देखने लगता है या थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जाता है, फिर से वो आ जाता है। तो ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी वॉइस भी डिटेक्ट नहीं करनी चाहिए। और ये हमारा जो पोर्टल है वो AI इनबिल्ट है, उसमें AI लगा हुआ है, तो यदि आप किसी भी तरीके का चीट करने का कोशिश करेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो आपको वायलेशन में ही डाल देगा। तो ये एक बड़ी बात है कि उसमें मुस्कुराना भी होता है और आंखें पलकें भी झपकानी होती हैं। आप जब उसको करेंगे तभी आप अपना टेस्ट दे पाएंगे। मुस्कुराइए कि हम लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए ये सब कुछ बदलाव आ रहा है और इसी बदलाव की आज बातचीत करने के लिए ARTO माला वाजपेयी जी हमारे स्टूडियो में हैं। मेरा एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, अगर लाइसेंस की बात करते हैं तो किन किन प्रकार के लाइसेंस बनते हैं? एक तो हो गया आपने बताया शुरुआती दौर। लाइसेंस हम लोग पहले इशू करवाते हैं, जिसका भी 18 ईयर्स का एज उसके लिए चाहिए होता है। 18 ईयर्स की एज पूरी होने के बाद व्यक्ति अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और उसके 1 महीने के बाद और 6 महीने के भीतर जो उसकी वैलिडिटी होती है लर्निंग लाइसेंस की वो 6 मंथ्स होती है, तो वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस में भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें 1000 रुपीज़, दोनों कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज़ फीस होती हैं, मतलब LMB और मोटरसाइकिल के लिए। फिर आप स्लॉट बुक करेंगे अपना। स्लॉट बुक करने के उपरांत जिस दिन भी आपका स्लॉट होगा उस दिन आप व्हीकल ले करके कार्यालय आएंगे। व्हीकल जब लाएंगे तो उसी व्हीकल से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ऑफिस में टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है तो उस पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसमें पास होते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह हो जाती है, उसके बाद उसका जो है लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। आम लोगों को इस बात की भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं रहती है कि ARTO प्रशासन का क्या काम होता है और परिवर्तन का क्या काम होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं पता कर पाते हैं कि यदि उनकी गाड़ी सीज कर दी गई है, चालान कर दी गई है, तो क्या करें? सीज करने वाले कौन होते हैं, चालान करने वाले कौन होते हैं, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? ARTO प्रशासन का मूल जो कार्य होता है वो प्रशासनिक कार्य होता है, जैसे लाइसेंस जारी करना, वाहनों का पंजीयन करना, ऑफिस से रिलेटेड काम, अन्य मतलब शासकीय कार्य, ये सारे ARTO प्रशासन के हिस्से में आते हैं। प्रवर्तन मूल रूप से जो है चेकिंग अधिकारी, आप उन्हें कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि वो चेकिंग अधिकारी होते हैं और वो उनका काम होता है कि सड़क पे अगर किसी भी प्रकार का वायलेशन हो रहा है किसी भी व्हीकल के द्वारा तो उसको उनके द्वारा संपादित किया जाता है। और जब चालान हो जाता है तो चालान होने के बाद फिर उसकी चालान भुगतने की ही प्रक्रिया होती है। ऑफिस आकर के संबंधित काउंटर पे संपर्क करके व्यक्ति अपना चालान भुगत सकता है। जी, तो देखिए ये आपके लिए भी जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ है, जब सीज और चालान हो जाते हैं, जैसे सीज की कार्रवाई है, तो जब सब कुछ बदल रहा है तो अब बहुत सारे ऐसे वाहन चालक या उनके स्वामी ये कहते हैं कि जब सीज गाड़ी होती है तो शुल्क बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग उसके मानक होते हैं शुल्क की, जुर्माने की। जी, उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले जैसे 100 रुपये था, हेलमेट का चालान जो होता था वो 100 रुपये का हुआ करता था, अभी वो 1000 रुपये का हो गया है। सीट बेल्ट का भी इसी तरीके से बढ़ोतरी हो गई है, 1000 रुपये सीट बेल्ट की भी हो गई है। और ओवरलोड करने पे जो वही पहले मतलब 300-400 रुपये का ऐसे ही ऑप्शन हुआ करता था, अब जो है वो पहले टन पे 22,000 रुपये है, फिर उसके बाद 2000 पर टन के हिसाब से है। तो इसी तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो अब हमारी सबसे यही अपील है कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और ओवरलोडिंग बिल्कुल भी ना करें। जब ओवरलोडिंग नहीं करेंगे या यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो जो ये चालान और सीज की कार्रवाई है जिसके बदले आपको बहुत मोटी रकम अब जुर्माने के तौर पर देनी पड़ती है, उससे आपको भी छुटकारा मिलेगा। और साथ ही जब यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, कम से कम उन पर अंकुश लगेगा। ये तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल है कि जैसे दुर्घटनाओं की बात आई तो सेफ्टी को लेकर के बड़े सारे बैठकें होती हैं, आप लोगों द्वारा बड़े प्रयास किए जाते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के अगर आंकड़े देखें तो सीतापुर को ही ले लें अगर,
तो जो आज की डेट में पोस्टमार्टम होते हैं उनमें सर्वाधिक पोस्टमार्टम दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के ही होते हैं। क्या कारण मानती हैं जो कार्रवाइयाँ हैं वो कितना अंकुश लगा पा रही, और इसके लिए आम लोगों से क्या आप अपेक्षा करती हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसमें जो होने वाली मौतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। जो एक रिसर्च आई है अभी हम लोगों की, उसमें देखा गया है कि 70% जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बाइकर्स की हो रही हैं, टू व्हीलर्स वालों की हो रही हैं, और जो डेथ्स हो रही हैं वो भी बाइकर्स की हो रही हैं। जो मेन कॉज पकड़ में आया है वो ये है कि लोगों के द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जाना, रॉन्ग साइड चलना, वो जो है अपना थोड़ा सा जो है डिस्टेंस बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलते हैं। तो ऐसे में अगर वो रॉन्ग साइड ना चलें, पूरा अपना यू टर्न से आ जाएं, तो दुर्घटनाओं पे हम लोग कुछ अंकुश लगा सकते हैं। साथ में हेलमेट अवश्य पहने, कि हेलमेट जहाँ देखिए 1000 रुपये का हेलमेट, अभी मैंने आपको बताया कि चालान उसका 1000 रुपये का उसका जुर्माना होता है, और 1000 रुपये में बहुत अच्छा ISI मार्क वाला हेलमेट आ जाता है जिसको कि लगा करके हम हमेशा के लिए दुर्घटना से भी बच सकते हैं और चालान से तो बचेंगे ही। तो ऐसे लोगों के अंदर गाड़ियाँ लगातार बढ़ रही हैं, सेल बढ़ रही है, तो टू व्हीलर्स वाले बढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, तो टू व्हीलर्स अब बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन सड़क सुरक्षा के रूल्स को लोग जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे द्वारा एक कार्रवाई की जा रही थी, तो वहाँ पर बहुत सारे उल्टे साइड से लोग टू व्हीलर्स वाले चले आ रहे थे। उनको रोक करके मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्यों आप लोग उल्टा चले आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि बस यहीं तक जाना था, तो मैं इसीलिए चलाया, उधर कट बहुत दूर था। तो ये चीज़ें जो है अवॉइड करें, क्योंकि सड़क सुरक्षा जब तक जन सहभागिता नहीं मिलेगी हमें, तब तक हम बैठकों से मात्र नहीं काम कर पाएंगे। तो सभी जनपद वासियों से मेरी अपील है कि सब लोग हेलमेट लगा करके चलें, रॉन्ग साइड बिल्कुल ना चलें, ओवर स्पीडिंग ना करें, और अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी टू व्हीलर्स ना दें, क्योंकि नाबालिग बच्चे अगर आप उन्हें अंडर एज होते हैं, उनको लाइसेंस नहीं होता है उनके पास, और आप उनको दे देते हैं टू व्हीलर्स, तो ऐसे में यदि उनका चालान होगा तो 25,000 रुपये का चालान होगा। साथ में अभिभावकों को भी 6 माह की सज़ा का प्रावधान है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों से गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसा वो बिल्कुल भी ना करें, और अपने बच्चों को जब से वो एक मान के चलिए कि 3 साल के होते हैं, वो खिलौने वाली साइकिल उनको देते हैं, उसी टाइम से उनको एक सड़क सुरक्षा के रूल्स को फॉलो करना उनकी आदत में विकसित करेंगे। हमें अपनी आदत में लाना होगा, तभी हम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो देखिए, आदत में लाना होगा, और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद जागरूक होने पड़ेगा। यानी कि दुर्घटनाओं को लेकर होने वाली बैठकों से काम चलने वाला नहीं है, सीधे तौर पर आपने कह दिया, और इसमें आपको खुद आगे आना होगा। और सबसे प्रथम इकाई जो होती है माता पिता यानी अभिभावक बच्चे के, शुरुआती दौर में ही बच्चों को ये सीख दें कि वो हेलमेट पहनकर ही सड़क पर निकलें गाड़ियों के साथ। और दूसरी जो उनके गुरजन होते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों की बन जाती है कि वो अपने यहाँ भी ये अनिवार्य करें कि जो बच्चा उनके यहाँ व्हीकल से आएगा कम से कम वो हेलमेट पहन कर आएगा, यातायात नियमों का पालन करेगा। सीतापुर की अगर बात करें तो कुछ आंकड़े हैं दुर्घटनाओं के आपके पास? हमारे पास दुर्घटनाओं के आंकड़े तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं हैं, लेकिन पिछली बार लगभग 5000 चालान किए गए हैं। जो ये टू व्हीलर्स वाले हैं उनके चालान किए गए हैं, और जो हम लोगों ने रॉन्ग साइड है, रेड लाइट जंपिंग है, मालवाहनों में सवारी बिठाना, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह में सवारी बिठा करके लोग चलते हैं, इस टाइप के सारे आंकड़े हमारे पास में हैं। तो कुल चालान जैसे 5463 किए गए हैं, और कुल बंद जो सीजर की कार्रवाई की गई 858 की गई है, जिसमें कि हम लोगों ने जो CF वसूला है वो 310.36, कहने का मतलब है 3,10,36,000 का CF वसूला है, जुर्माना। जी जुर्माना राशि वसूल किया है। और जो टैक्स में बकाये में जो बंद करी है उसमें 1,70,00,000 की हम लोगों ने टैक्स वसूली भी की है। लेकिन
ये वसूल करना, ये CF वसूलना, ये हम लोगों का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये कार्रवाई हम केवल इसलिए करते हैं कि लोग रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करें, लोग उन्हें अपनी आदतों में शुमार करें। अब सड़क सुरक्षा को लेकर के शासन, सरकार, हम सभी बहुत गंभीर हैं। तो ऐसे में जो अन्य विभाग हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। जैसे ये 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी एंड एनफोर्समेंट। तो एजुकेशन के लिए हम लोगों ने इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी जोड़ रखा है, इसमें शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है। बच्चों के बीच समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है कि वो इनके माध्यम से सीखें और अपने अभिभावकों को भी जागरूक करें। साथ में इंजीनियरिंग में PWD है, NH है, ये सारे विभाग भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जो भी ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं कि जहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही होती हैं, तो उनको भी हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ब्लैक स्पॉट ना बने, वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पे और दुर्घटनाएं नहीं हों। साथ में जो इमरजेंसी है, इसमें 112 नंबर या 108 नंबर जो भी है, जो लोग अगर सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं तो उनको हेल्प करें। 112 या 108 डायल करके पुलिस को बुलाएं, एम्बुलेंस को बुलाएं। ऐसे इसमें तो सरकार ने प्रोत्साहन के लिए गुड सैमरिटन चिन्हित करने के लिए योजना बना रखी है, जिसमें कि अभी 5,000 रुपये का पुरस्कार भी है। भविष्य में भी इसके बढ़ने की भी संभावना है। जो ये 5,000 की राशि है वो सीधे जो सहायता करता है उसके में जाता है। जैसे किसी को मतलब घातक जानलेवा इंजरी हो जाती है, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने पर होता है। फिर आता है इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के आंकड़े मैंने अभी आपको बताएं। तो ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य पहले वाले हैं, लेकिन जब लोग नहीं पूरा करते हैं तो फिर कुछ इन्फोर्समेंट हमें करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये कार्रवाई के आंकड़े दर्शाते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे चाहे कितनी ही क्यों न कार्रवाई होती रहे। चूँकि 3 करोड़ से ज़्यादा अगर आप जुर्माना भरते हैं और अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, यानी खुद की सुरक्षा के लिए वो जो नियम कानून बने हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो औसतन अगर सीतापुर की बात करें तो हर रोज़ 2 जिंदगियां सड़क पर लुढ़की मिलती हैं। किसी का सुहाग उजड़ता है तो किसी का बुढ़ापे की लाठी छिनती है, और किसी का भाई जाता है तो किसी की बहन जाती है। कहने का मतलब कोई न कोई इसमें मौत होती है और परिवार पर असामयिक एक तरीके से बोझ पड़ता है। जो मौत होती है जब असामयिक, तो बहुत सारा बोझ भी पड़ता है। तो इस बोझ को दृष्टिगत रखते हुए उस जुर्माने को न भरना पड़े, आप यातायात नियमों का पालन जरूर करें। और जो सीतापुर का आंकड़ा है मौतों का, उसको उम्मीद करेंगे 2025 में कम करने का प्रयास करें। उम्मीदों का साल इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा है कि जो आपको ARTO माला वाजपेयी जी तमाम जानकारियां दे रही हैं वो आपकी अपने लिए हैं। अगर आप सुधार ले आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों के साथ जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है वो भी नहीं होगा। बातचीत का सिलसिला आगे भी हम जारी रखते हैं। वाहन स्वामियों का सामना आपसे होता है, उनके लिए आपका खासकर वाहन स्वामी और चालक सीधे तौर पर जुड़ते हैं और फिर पीछे से वाहन स्वामी जुड़ते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहता है? उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप लोग हमेशा जब भी 2 व्हीलर से चलें या 4 व्हीलर से चलें तो हेलमेट और सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। केवल जो है राइडर मतलब जो ड्राइवर है वही हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहने, बल्कि अगर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए भी हेलमेट कंपलसरी है, वो भी पहने। और इसी तरीके से 4 पहिया में जितनी सवारियां बैठी हुई हैं रादर देन ड्राइवर, वो सभी लोग सीट बेल्ट ज़रूर पहने, क्योंकि जब एक्सीडेंट का कॉज होता है तो पीछे वाले भी बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब जानलेवा उनके ऊपर एक तरीके से चोट लग जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो अवश्य पहने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। साथ में जैसे वर्तमान समय में तमाम कोहरे का सीज़न वगैरह चल रहा है, तो इसमें अपनी गाड़ियों में पीछे रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं, क्योंकि रिफ्लेक्टर में यदि नहीं होता है कमर्शियल व्हीकल्स में तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। तो ये आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं।
देखिए रिफ्लेक्टर लगाना इसलिए और भी अनिवार्य है क्योंकि कोहरे का इस समय सीजन चल रहा है और सीतापुर गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम गन्ने से लदे ट्रक भी चलते हैं आपके ही सड़क पर और ट्रैक्टर ट्रालियों से भी कृषि कार्य के कार्य होते हैं। तो आपके लिए एक जरा सा रेडियम रिफ्लेक्टर कितना जीवन को सुरक्षित रखता है इसका अंदाज़ा आपको लगाना होगा और वो लापरवाही आप अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी कभी कभी कर देते हैं। तो प्लीज़ जो आपके लिए सुझाव दे रही हैं उसका ज़रूर पालन करिए। और रेडियो रिफ्लेक्टर की कीमत बहुत ही कम है, कीमत शायद 40-50 रुपए में होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। अब 2 मीटर का अगर वो पूरी गाड़ी पे आगे जैसे वाइट लगाना है, साइड में येलो लगाना है, पीछे साइड में रेड लगाना है, पूरा ही अगर लगवाते हैं तो आई थिंक 400-500 रुपये में बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए 400-500 रुपये में आप खुद सुरक्षित हो जाते हैं और जो दूसरे वाहन चालक होते हैं उनके लिए भी या उस पर जो सवार होते हैं उनकी सुरक्षा का भी आप ध्यान दे देते हैं। तो इसको आप ज़रूर अनुसरण करिए। अब मेरा सवाल एक कार्रवाइयों को लेकर है। आजकल फ़ोटो चालान का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगता नहीं कि कभी कभी उनके साथ अन्याय हो जाता है जिनके साथ ये कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी रहती है कि उन्हें तो पता ही नहीं चलता कब मेरा फ़ोटो चालान हो गया, मैं तो था ही नहीं उस समय। इस टाइप के उनके मतलब आरोप रहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आरोप इसलिए रहते हैं कि उन्हें रोक करके चालान नहीं किया जाता है। जैसे तमाम चौराहे ITMS इनबिल्ट होते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं, उनका फ़ोटो खिंच जाता है और उसके बाद उनकी चालान उनके मोबाइल पे या उनके घर पहुँच जाता है। या कभी कभी उनके मोबाइल पे नहीं पहुँचता है, उनके जब वो गाड़ी से संबंधित कोई काम कराने आते हैं उन्हें तब पता चलता है। उसका कारण ये है कि मोबाइल नंबर उनका जो है अपडेट नहीं रहता है। मोबाइल नंबर यदि वो अपना अपडेट कर लेंगे, परिवहन.gov.in की साइट पे जा करके, ये सर्विस भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है। तो उस पर जा करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेंगे, चेसिस नंबर और इंजन नंबर डाल करके, तो उसको जो भी कार्रवाई होगी वो तत्काल जैसे ही चालान होगा उसको तुरंत पता चल जाएगा। एक बात। और तमाम बार ऐसा होता है ना कि लोग अपना जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो एजेंसी का नंबर या जो एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है उसी का नंबर डलवा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर आपको किसी भी कार्रवाई का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब आपके पास फाइनली बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा तभी पता चलेगा। आपने बहुत बड़ी जानकारी दे दी कि जो चालान होता है ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों को जो शिकायतें होती हैं कि उन्हें जानकारी नहीं मिली, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जो मोबाइल नंबर है वो सही नहीं होता है। उसके लिए भी सुविधा है कि वो ऑनलाइन जा कर के उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे लोगों को जानकारी इसकी नहीं थी और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के भी आई, चूँकि इससे बहुत सारे लोगों का आमना सामना होता है। अब मेरा जो पहले सवाल था हेलमेट को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ, चूँकि नो हेलमेट नो पेट्रोल एक पूरे प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक आदेश टाइप का है, जो राजधानी लखनऊ से शुरुआत उसकी एक समान हुई। सीतापुर में ये कहाँ तक पहुँचा और क्या भविष्य में ये पूरी तरीके से लागू कर पाएंगे आप लोग? हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस आदेश को लागू करें। नो हेलमेट नो फ्यूल के संबंध में जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और इस संबंध में हम लोगों ने अभी 13 तारीख को सभी पेट्रोल पंप मालिकों के साथ BPCL HPCL के साथ में सबके साथ बैठक कर लिया है और उनको निर्देशित कर दिया गया है कि यदि कोई हेलमेट लगा करके नहीं आता है तो आप उसको फ्यूल मत दीजिए। और इस संबंध में प्रचार प्रसार के लिए उनको हफ्ता भर का समय दिया गया है कि हफ्ते भर में वो प्रॉपरली प्रचार प्रसार कर दें और टोका टाकी का एक सिस्टम अपनाएं। कोई जो व्यक्ति आ रहा है तो उसको टोकना शुरू करें कि भाई आप हेलमेट नहीं लगा के आओगे तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। और इस संबंध में LEDs, फ्लेक्सीज ये सारे अपने पेट्रोल पंप पे लगाना सुनिश्चित करें। तदुपरांत हम लोग फिर इस पर कार्रवाई भी करना शुरू कर देंगे। पेट्रोल पंपों पे जा करके उसका हेलमेट का चालान वगैरह करना शुरू करेंगे। देखिए अभी तो आपसे सिर्फ सुधर जाने को कहा जा रहा है और इसके बाद कार्रवाई का डंडा भी चलाने की तैयारी है। तो ये समझ लीजिए कि नो पेट्रोल नो हेलमेट नो पेट्रोल का फार्मूला सीतापुर में बहुत कड़ाई से आगे चलकर लागू होने वाला है। लिहाजा अभी से अपनी आदत में डाल लें और हेलमेट पहनना शुरू कर दें।
एक चीज़ और आती है, बकायेदारी को लेकर सरकार बेहद सख्त भी रहती है। वाहन मालिकों पर जो आप लोगों का बकाया है, कुछ आंकड़े हैं या उसकी वसूली कैसे आप लोग कर पा रहे हैं या कोई और आगे एक्शन लेंगी? वाहन स्वामियों का बकाया जो वर्तमान समय में पोर्टल पे नज़र आता है वो तो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है लगभग, लेकिन वो एक्चुअली में वैसा है नहीं, क्योंकि जब हम मैनुअल तरीके से कंप्यूटर पे शिफ्ट हुए तो तमाम ऐसे व्हीकल्स जो ऑलरेडी कट चुके थे और उनका पंजीयन हम लोग निरस्त कर चुके थे वो अलाइव हो गए हैं, तो वो भी उस पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति आता है अपना आदेश दिखाता है तो हम लोग उसको उसकी कार्रवाई के अंतर्गत ले लेते हैं। बाकी रही जो एक्चुअल में बकाये की बात, तो उसके संबंध में डिमांड नोटिस आरसी समय समय पर कार्यालय द्वारा वाहन स्वामियों को भेजी जाती है वसूली के लिए। और वर्तमान समय में तो एक बहुत अच्छी योजना चल रही है, वन टाइम सेटलमेंट की योजना। उसमें 100% की पेनल्टी माफ़ी है। केवल जो छोटे व्हीकल्स हैं 7.5 टन तक के, उनको 200 रुपये की फ़ीस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनकी पूरी की पूरी पेनल्टी, चाहे वो हज़ारों में हो या लाखों में हो, वो माफ़ हो जाएगी। इसी तरीके से जो बड़े वाहन हैं उसमें केवल 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है। एक मुश्त शास्त्रीय समाधान योजना इसको बोल रहे हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत 500 का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना योजना के अंतर्गत, और सारा अपना जो बकाया है वो पेनल्टी माफ़ होते हुए टैक्स जमा कर देंगे। तो इस योजना का लाभ, और इसके अंतर्गत सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे सभी वाहन जिनकी आरसी जारी है या वो किसी कोर्ट में किसी मामले में लंबित हैं, वो सारे इस योजना से आच्छादित हैं। तो सभी वाहन स्वामी, जनपद सीतापुर के सभी वाहन स्वामियों से मेरा ये अपील है कि वो लोग इस योजना का लाभ उठाएं, और यदि उनके वाहनों पे बकाया है तो उसको ज़रूर जमा करें। जनपद में सबसे जो बकाया सर्वाधिक है वो ई रिक्शा पर है। संभवतः ई रिक्शा वालों को ये पता नहीं है कि उनका बकाया है, इस वजह से ज़्यादा ही बकाया है। 5000 ई रिक्शा है यहाँ पर जिनका बकाया है। हम लोग उन पर समय समय पे चालान बंद की कार्रवाई भी करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर। किस प्रकार की बकायेदारी है ई रिक्शा वालों पे? रोड टैक्स की। रोड टैक्स, उनको रोड टैक्स देना है। और मान लीजिए एक ई रिक्शा की बात करें तो लगभग कितना रोड टैक्स बनता है समय अवधि? 2400 रुपये प्रतिवर्ष। और वो दे नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मैं कभी रिक्शे वालों को रोक करके उन पे कार्रवाई करती हूँ, उनको पकड़ती हूँ, तो फिर वो बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो है इसमें रोड टैक्स भी हमें भरना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ई रिक्शा वाहन चालकों से, वाहन स्वामियों से अपील करूंगी कि वो अपने ई रिक्शे का जो टैक्स है उसको देख लें, और कार्यालय आ करके मात्र 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके OTS योजना में रजिस्ट्रेशन करा लें और अपना जितना भी बकाया है उसको जमा कर लें, और उसके बाद अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करवा लें, उससे संबंधित फिटनेस करा लें, और बीमा यदि ना हो तो वो भी करा लें। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं कराएंगे और वो पकड़ा जाएगा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जुर्माना आरोपित हो जाएगा, जो कि आपकी समस्या का कारण बनेगा। तो देखिए, वाहन चालकों के लिए तो अहम जानकारी है ही, खासकर ई रिक्शा चालकों के लिए बहुत अहम जानकारी निकल कर आई कि उन्हें प्रतिवर्ष 2400 रुपये रोड टैक्स के रूप में देना रहता है। लेकिन बहुत सारे ई रिक्शा चालकों को या उनके स्वामियों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें ये टैक्स देना है। तो इस तरीके से उन पर बहुत सारी बकायेदारी लगती जा रही है, और राजस्व का जो बकायेदारी है वो परिवहन विभाग का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब कभी भी ई रिक्शा पकड़ा जाएगा तो उन पर कितना इसका जुर्माना देना पड़ेगा, इसका शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है। इसके दृष्टिगत उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि वो अपना जो बकायेदारी है उसको चुकता करते जाएं। ई रिक्शा चालकों के लिए अहम जानकारी ARTO की ओर से दी गई है, जो अमूमन अभी तक बाहर निकलकर शायद नहीं आई थी। ये तो हो गई रोड टैक्स या तमाम बकायेदारी को लेकर बातचीत। अब ट्रैवल एजेंसी की अगर बात करें, शहर में तमाम ट्रैवल एजेंसियां चल रही हैं, उनके लाइसेंस भी नहीं है, और ये शिकायत रहती है कि वो प्राइवेट टैक्सी लगा करके उनको चलाते हैं। तो उनके लिए भी आप लोगों के यहाँ कोई उस पर ध्यान है या उस पर कोई कार्रवाई करने की तैयारी है? जी हाँ, इस प्रकार के अनधिकृत संचालन पे हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। जो भी इस तरीके की वाहनें मिलती हैं जिन पर कि सवारियाँ ढोई जा रही हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, सवारियाँ ढोई जा रही हैं,
तो उन पर चालान बंदी की कार्रवाई लगातार की जाती है। इसमें एक परमानेंट जो है हमारे पीटीओ यात्रीकर अधिकारी और एआरएम के उसमें टीम बनी हुई है और लगातार ये चलते रहती है। बीच बीच में इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाती है। ज़्यादातर देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये गाड़ियां ले ली जाती हैं और लगा करके उससे पराठा भरा जाता है, तो इसका भी आपका रहेगा आगे चेकिंग में कभी? जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, नज़र है ऐसे लोगों पर और आगे चलकर कार्रवाइयाँ भी होंगी और होती भी रहती हैं। साइबर कैफ़े पर डीएल ऑनलाइन की बात करते हैं अगर हम, तो देखा गया है कि फ़ीस कहीं से ज़्यादा, मतलब जो निर्धारित है उससे काफ़ी ज़्यादा ली जाती है। ऐसी शिकायतें रहती हैं? हाँ जी, इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। तो इसमें अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी डिजिटल लिटरेसी, तो अपने यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे में परिवहन विभाग एक नई पहल ये करने जा रहा है कि जो साइट है वो हिंदी में भी हम लोग उपलब्ध कराने वाले हैं। शीघ्र ही इस पर कार्य चल रहा है। तो जब हिंदी में भी हो जाएगी तो मुझे लगता है ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगी और लोगों तक हम लोग ज़्यादा पहुँच बना सकेंगे और लोग अपने जो कार्य हैं वो अपने से अच्छी तरीके से कर सकेंगे खुद स्वयं से। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मेरा ये है कि किस काम की कितनी फ़ीस है, या जन सुविधा केंद्र पर फीस के अतिरिक्त कितने रुपए दिए जा सकते हैं ऑनलाइन चार्ज के रूप में? ये निर्धारित करना परिवहन विभाग का कार्य नहीं है। ये शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है। जन सुविधा केंद्र का जब उनको लाइसेंस मिलता है तो ही उनको निर्धारण किया जाता है कि कितना आप लेंगे। हमारी जो फीस निर्धारित है विभिन्न कार्यों के लिए, ये कार्यालय में फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारी साइट है उस पर सारी फीसेस अवेलेबल हैं, जितनी भी जिस भी काम के लिए। जैसे मैंने अभी 2-3 चीज़ों के लिए तो अभी बताया ही आपको कि लर्निंग लाइसेंस के लिए 350 रुपये फ़ीस है, परमानेंट लाइसेंस के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। इसी तरीके से मैंने आपको एनफोर्समेंट में बताया, हर किसकी अलग अलग फ़ीस है जो कि पूरी लिस्ट लगी हुई है और साथ में साइट पे भी अवेलेबल है। जी, आपका परिवहन विभाग में 8 साल का लंबा चौड़ा अनुभव कह सकते हैं हम। अब आप ARTO से RTO बनने जा रही हैं। ऐसे में आपने देखा होगा विभाग में, तमाम विभागों में जब आप जाते हैं तो वहाँ एक मदद के लिए एक अलग से लोग काम करते हैं। उनमें जैसे बैनामा लेखक होते हैं या रोजगार सेवक होते हैं, पंचायत मित्र होते हैं या शिक्षा मित्र होते हैं। तो ऐसे में परिवहन मित्रों को अगर ले आएँ सरकार या आपका विभाग, इस दिशा में कोई पहल करे, तो जो तमाम आरोप लगते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ARTO कार्यालय में दलाल हैं या फलाने हैं, तो परिवहन मित्र की आपको लगता है आवश्यकता है विभाग को? जी हाँ, हम सभी को लगता है कि आवश्यकता है परिवहन विभाग को, क्योंकि लोगों के पास समय कम है, काम ज़्यादा है। तो ऐसे में परिवहन मित्रों की तो महती आवश्यकता प्रतीत होती है। इस संबंध में हमारे संघ की ओर से प्रत्यावेदन दिया जा चुका है। तो संभवतः यदि शासन की ओर से सारी झंडी मिलती है तो ऐसा लाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। तो देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उनके लिए कि परिवहन मित्र के लिए परिवहन विभाग ने शासन को भेजा है और शासन को निर्णय लेना है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो इस दिशा में काम करते आ रहे हैं उनके लिए भी एक रोजगार के साधन एक मुहैया होंगे और अधिकतर रूप से वो इसके लिए पात्र हो जाएंगे। अब तो ये बहुत सारे विभागों की बात हो गई। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि चूँकि सभी क्षेत्रों में महिलाएं आ रही, आप जब परिवहन विभाग में आई शुरुआती दौर में, पहले तो आप ये बताइए कि कैसे आपने तैयारी की और जब आपका चयन हुआ और परिवहन विभाग आपको मिला तो इसके ज़रिए आप किस प्रकार की लोगों की सेवाएं कर सकें? देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। उन्होंने मुझे पग पग पे साथ दिया। पहले मैं टीचर थी और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं टीचर थी बेसिक शिक्षा में, और उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और आगे बढ़ाया। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं पढ़ूं। खुद भी पढ़ते थे, साथ में मुझे भी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं आपके सामने इस जगह पे बैठी हुई हूँ। ये मेरा तीसरा सिलेक्शन है। बीच में मैं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पे भी मैंने 2 साल काम किया है। उसके बाद मैं आपके सामने ARTO के तौर पे हूँ और मेरे मतलब मायके पक्ष का और ससुराल पक्ष का दोनों तरफ का बहुत योगदान रहा
मुझे यहाँ तक पहुँचने में। देखिए, ऑन कैमरा ये कहना और ये जानकारी देना कहीं ना कहीं बहुत सारी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं आप। चूँकि एक शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उसकी जीती जागती मिसाल हैं आप कि आपने अपने पति के सहयोग से, एक तो आप शादीशुदा, उसके बाद घर गृहस्थी का काम देखने वाली, पहले शिक्षिका के रूप में भर्ती, फिर दूसरे पद पर चयन हुआ, फिर भी आपने हार नहीं मानी और तैयारी करती गईं और आज एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक परिवहन विभाग में ARTO के पद तक पहुंची। ये अपने आप में मिसाल भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। और एक आपने उलट कही, ऐसे समय में आपने कहा कि आपके पति ने मदद की जब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामले विवादों में आए कि पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाई के लिए भेजा और कुछ अपवाद स्वरूप मामले आ गए और तमाम सवाल उठने शुरू हुए। उस बीच में आप डंके के साथ ये स्वीकार कर रही हैं कि आज जो भी हैं अपनी पति के बदौलत हैं, उनके कारण ही इस मुकाम पर पहुंची। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये तो चलिए आपकी कामयाबी की बात हो गई। जब आपका चयन हुआ परिवहन विभाग, और आपका मन क्या कहता था, आप किस दिशा में जाना चाहती थीं? क्योंकि हर एक का मन होता है, कभी कभी उसकी पूर्ति होती है और कभी कमी रह जाती है। तो कहाँ तक तैयारी आपने की थी? मैं IAS बनना चाहती थी। मेरा जो सपना था IAS बनने का था, बट मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाई। ऐसे में जब स्टेट सर्विसेज देने लगी तो SDM की चाहत हुई कि SDM के माध्यम से ही IAS तक हम पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरह से बाय प्रमोशन, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कुछ नंबरों से यहाँ पे हम रुक गए। तो अब ठीक है, जहाँ पे है सिलेक्शन ठीक है। तो जब आपका हुआ सिलेक्शन तो एज बची नहीं थी? नहीं, एज बची थी, लेकिन चूंकि बच्चे थे, पढ़ाई का समय उतना नहीं मिल पाता था, बेटी छोटी थी और तो इस वजह से उतना मैं नहीं दे पाई जितना कंपटीशन के लिए देना चाहिए। तो देखिए, अब संतुष्टि भी है, परिवार को भी संभालना था, बच्चों को भी संभालना था, और ऐसे में IAS नहीं बन पाई, लेकिन परिवहन विभाग में आने के बाद अब उसके जरिए लोगों की सेवा कर रही हैं। तो लेकिन अपने आप में मिसाल तो कही जाएंगी, क्योंकि जो आपने ठाना कि एक शिक्षिका थी, उसके बाद दूसरी नौकरी की, फिर परिवहन विभाग में आई, यानी PCS आपने पास किया और उसके बाद परिवहन विभाग आपको अलॉट हुआ। अब इसके बाद भी RTO बनना है लगभग, कब तक ये खुशखबरी आएगी? उम्मीद करते हैं 2-3 साल में आ जाएगी। आ जाएगी। तो चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे आप बड़े अधिकारी के रूप में बढ़ती जाएंगी, बहुत सारे छोटे छोटे अनुभवों को लेकर जाएंगी और जो कमियां या जो सुधार करने की गुंजाइशें होंगी वो होती जाएंगी। और परिवहन विभाग में जो चूँकि बदलाव आ रहा है, तो वो बदलाव आगे चलकर उसको और आप धरातल पर लागू कर सकेंगी, लोगों को लाभ पहुंचा सकेंगी। बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे सवालों पर और बहुत सारी जानकारियों को आपने देकर निश्चित तौर पर एक आम लोगों के लिए जवाबदेही का काम किया आपने। और उम्मीद करेंगे कि अगले बहुत सारे मुद्दों को लेकर जब भी हम बातचीत करेंगे, आप आई इंडिया को ऐसे ही समय देती रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।